सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट आए तो मुझे भी एनर्जी से पढ़ाने का मज़ा आए। आप लोग लिंक शेयर नहीं करते हो भाई, लिंक को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, आपकी भी कम्युनिटी ज़्यादा हो। कर दीजिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं कहता हूँ रोज़ लिंक को शेयर कर दीजिए, पर करता कोई नहीं है, मुझे पता है कोई नहीं करता है, लेकिन मैं मेरा फ़र्ज़ निभाता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 99%। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। 50%, 75%, 90% या 99%। मानव शरीर में जल की मात्रा। जिसने जवाब दिया है 75 यानी कि 75% बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो होती है 75%। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी लीवर में और ऑप्शन डी किडनी में। बताइए जल्दी से मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या किडनी। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पचता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या किडनी। जिसने छोटी आंत जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। छोटी आंत के अंदर पचता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए हथेली, ऑप्शन बी तालू, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी कोहनी। बताइए जल्दी से मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर पाई जाएगी। हथेली, तालू, पैर या कोहनी। तालू का मतलब होता है हमारे जीभ का ऊपर वाला जो भाग होता है, जहां पर जीभ टच होती है वो तालू कहलाता है। आप टच करके मत देखिए तालू को, मुझे पता है आप टच कर रहे हो। तो जिसने तालू जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है। जो हार्ड त्वचा होती है या सख्त त्वचा होती है वो तालू पर होती है। तालू मुंह के अंदर होता है, जीभ के ऊपर वाला भाग तालू कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग ब्रेस्ट, फ्लेमिंग या टीबार्थ। बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग ब्रेस्ट, फ्लेमिंग या टीबार्थ। जिसने जवाब दिया है इंसुलिन की खोज बेटिंग ब्रेस्ट ने की थी, बिल्कुल सही जवाब है। जो इंसुलिन के खोज करता थे वो कौन थे। बेटिंग ब्रेस्ट थे। इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जो शरीर के रक्त के अंदर पाया जाता है और रक्त की शर्करा की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। कहाँ से स्रावित होता है, ये हमेशा स्रावित होता है अग्नाशय से। कहाँ से स्रावित होगा, अग्नाशय से। नहीं, अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है ये, अग्नाशय से, हाँ अग्नाशय से तो स्रावित होता है, बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला सवाल देखिए, साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कीटोसिस, ऑप्शन बी साइक्लोसिस, ऑप्शन सी फेगोसिस और ऑप्शन डी पोरोसिस। बताइए जल्दी से साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाएगी। कीटोसिस, साइक्लोसिस, फेगोसिस, पोरोसिस। ऑप्शन बी, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है साइक्लोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। जो साइटोप्लाज्म की गति है वो क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस के नाम से जानी जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर किसमें परिवर्तित हो जाती है। मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर वसा किसमें परिवर्तित हो जाती है, बताना है आपको। ऑप्शन ए प्रोटीन में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी रक्त में और ऑप्शन डी हमारा होगा वसा अम्ल में। बताइए जल्दी से मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन में, जल में, रक्त में या वसा में। जो वसा होती है वो शरीर में पाचन होने के बाद में किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वसा अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो वसा का पाचन वसा अम्ल के अंदर होगा। अगला सवाल देखिए, कोशिकीय ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कोशिकीय ऊतकों की
कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है? संयोजन, संलयन, टिश्यू कल्चर या अभिरंजन? बताइए जल्दी से, संयोजन, संलयन, टिश्यू कल्चर या अभिरंजन? कोशिकीय उत्तकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि, जिसने जवाब दिया है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन, बिल्कुल सही जवाब है। क्या जवाब होगा इसका? टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। तो कोशिकाओं को जब हम कृत्रिम रूप से उत्तकों को जब हम कृत्रिम रूप से संवर्धित करके उनकी वृद्धि करते हैं तो वो अवस्था हमेशा क्या कहलाएगी? वो अवस्था हमेशा कहलाएगी टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। अगला सवाल है, मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताना है आपको। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी लाइगेज और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लाइपेज, लाइगेज या कोई नहीं? ए, बी, सी या डी? बताइए मानव लार में कौन सा पाया जाएगा? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है टाइलिन, बिल्कुल सही जवाब है। मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? टाइलिन होगा। टाइलिन नामक एंजाइम मानव लार में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए स्ट्रोसबर्गर, ऑप्शन बी टोबेट बोन, ऑप्शन सी नोगेली और ऑप्शन डी सोर्सन। बताइए जल्दी से, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? स्ट्रोसबर्गर, टोबेट बोन, नोगेली या सोरेनसन या सोर्सन? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है स्ट्रोसबर्गर, बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रोसबर्गर बिल्कुल सही जवाब है। समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन थे? यह डिस्कवर्ड किया था स्ट्रोसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। अगला सवाल पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 से 5 दिन, ऑप्शन सी 5 से 10 दिन और ऑप्शन डी 21 दिन। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2 या 3 स्लाइड्स मैंने वापस से इंक्लूड की है, बाकी सारी की सारी न्यू हैं। तो ऐसा ना सोचे कि पुरानी क्लास चल रही है, न्यू क्लास है बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल, जिसने आंसर दिया है 5 से 10 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होगा वो कितने दिन का होगा? 5 से 10 दिन का होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है? एंजाइम का गुण नहीं है। ऑप्शन ए यह प्रोटीन है, तो ये तो गुण है इसका। ऑप्शन बी रासायनिक क्रियाओं की वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी अधिक ताप पर समाप्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और ऑप्शन डी रासायनिक क्रिया के बाद समाप्त हो जाता है, तो ये रासायनिक क्रिया के बाद में समाप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा गुण नहीं होगा? रासायनिक क्रिया के बाद में हमारे एंजाइम जो होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी लगाना है, उससे आप सवाल को सही कर सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, उसके द्वारा तरल पदार्थों का अपने अंदर लेना कहलाता है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस या फिर कोई नहीं? बताइए जल्दी से। हाँ मुझे पता है क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड इसीलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाएगा? जिसने जवाब दिया है पिनोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। पिनोसाइटोसिस क्रिया क्या होती है? पिनोसाइटोसिस क्रिया कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है, जिसमें वो क्या करती है, तरल पदार्थ को क्या कर लेती है, पी जाती है। पीना है इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीनो। इससे ध्यान रख लेना, तरल पदार्थ का जब क्रियाविधि पूछी जाएगी आपसे तो पिनोसाइटोसिस करना है। तरल पदार्थ को रिलेट करके याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि तरल को ही पी सकते हैं और पीने से याद आ जाएगा आपको पिनोसाइटोसिस। अगला सवाल देखिए क्या है, निर्जलीकरण की अवस्था में मनुष्य शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पीछे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निर्जलीकरण की अवस्था में मनुष्य शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए जल की, ऑप्शन बी नमक की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों की और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। निर्जलीकरण को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, डिहाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। बताइए, जिसने सी जवाब दिया है ऑप्शन ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जब निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होगा, मनुष्य के शरीर में जल और लवणों की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? जल और लवणों की कमी हो जाएगी।
अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, जीवाणु नाम किसने दिया था? जीवाणु नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए बेंजरिक ने, ऑप्शन बी इहरेनबर्ग ने, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक ने और ऑप्शन डी है हमारा बोवेरी। तो जीवाणु नाम किसने दिया था बताइए जल्दी से, बेंजरिक ने, इहरेनबर्ग ने, ल्यूवेनहॉक ने या बोवेरी ने। बारिश भी हो रही है आज थोड़ी सी, तो हो सकता है साउंड में आपको आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इहरेनबर्ग जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणु को जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे इहरेनबर्ग। कौन थे? इहरेनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था। और ये जो जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था ये उन्होंने 1829 में 1829 में दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बीजीए और ऑप्शन डी होगा हमारा नीमेटोड। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बीजीए और ऑप्शन डी नीमेटोड। आंसर बताइए इसका। जिसने ए जवाब दिया है एम्फीबिया बिल्कुल सही जवाब है। जल व थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? एम्फीबिया नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी लेक कल्चर, ऑप्शन सी है हमारा एपीकल्चर और ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर। बताइए जल्दी से। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने सी ऑप्शन जवाब दिया है एपीकल्चर बिल्कुल सही जवाब है। मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि एपीकल्चर के नाम से जानी जाती है। एक्वाकल्चर हो जाएगा मछलियों को पालना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन का पाचन नहीं होगा? निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन का पाचन नहीं होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी प्रोटीन। बताइए जल्दी से किसकी कमी होने पर शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या प्रोटीन। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एंजाइम बिल्कुल सही जवाब है। एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होगा। जिसने एंजाइम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो भोजन का पाचन होगा वो एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो उसकी अनुपस्थिति में भोजन का पाचन हमारे लीवर या पेट या स्टोमच में नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ बताना है आपको। यूरिया, यूरिक अम्ल, दोनों या कोई नहीं। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ। जिसने जवाब दिया है यूरिया बिल्कुल सही जवाब है। जो केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है। तो केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, यूरिया का उत्सर्जन नेफ्रेडिया से होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए मेलपीगियन नलिकाएं, ऑप्शन बी है हमारा एंटीना, ऑप्शन सी है उदर और ऑप्शन डी कोई नहीं। निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? बताइए जल्दी से। कीटों का उत्सर्जन अंग बताना है आपको। मेलपीगियन नलिकाएं, एंटीना, उदर या कोई नहीं। जिसने मेलपीगियन नलिकाएं जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कीटों का उत्सर्जन अंग होता है वो क्या कहलाता है? मेलपीगियन नलिकाएं कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेलपीगियन नलिकाएं कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए KI इंडेक्स, ऑप्शन बी RI इंडेक्स, ऑप्शन सी PI इंडेक्स और ऑप्शन डी SI इंडेक्स। बताइए जल्दी से, केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को
जिसने जवाब दिया है KI इंडेक्स, बिल्कुल सही जवाब है। KI इंडेक्स को हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। KI इंडेक्स को हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, यह इंडिकेट करता है कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव के आयतन के अनुपात को। अगला सवाल देखिए, ऊंट का कुबड़, जो ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी वसामय उत्तक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। वसा कौन सा होगा? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होगा? संयोजी उत्तक का, वसामय उत्तक का, दोनों का या कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है वसामय उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है? मानव हृदय या मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस प्रकार की पेशी है? ऑप्शन ए रेखित पेशी है, ऑप्शन बी संयोजी पेशी है, ऑप्शन सी अनैच्छिक पेशी है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है बताना है आपको। मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है? रेखित, संयोजी, अनैच्छिक या उपरोक्त सभी। जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव हृदय की, जो मानव हृदय क्या होता है, पहले तो मानव हृदय बता देता हूँ आपको। एक पेशी होती है, ये एक रेखित, संयोजी और अनैच्छिक पेशी होती है। इसको आप अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हो। ये रेखित होती है और संयोजी होती है। संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी होती है, रेखित होती है और अनैच्छिक होती है। आप अपनी इच्छा से हृदय की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते हो। तो समझ गए, हृदय जो पेशी है वो कौन सी होगी? रेखित, संयोजी और अनैच्छिक होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृक्ष का, झाड़ियों का, ए और बी दोनों का और कोई नहीं। बताइए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? वृक्षों का अध्ययन किया जाएगा, झाड़ियों का किया जाएगा या ए व बी दोनों का किया जाएगा? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला, वृक्षों का और झाड़ियों का, बिल्कुल सही जवाब है। जो विज्ञान की जो डेंड्रोलॉजी शाखा होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष का अध्ययन करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल ध्यान से सुनना, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी आमाशय में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ग्लाइकोजन परिवर्तित होगा, जब अधिक मात्रा में ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजन कहाँ पर परिवर्तित होगा? अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में या आमाशय में? बताइए जल्दी से। ऑप्शन दी, अग्नाशय, यकृत, हृदय या फिर आमाशय। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जिसने ऑप्शन बी यकृत जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा है वो अधिक मात्रा जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगी तो वो कहाँ पर होगा? यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होगी? यह क्रिया यकृत में संपन्न होगी। कहाँ पर संपन्न होगी? यकृत के अंदर संपन्न होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। इससे पहले मैंने बताया था प्लाज्मा झिल्ली का तरल पदार्थ जब अंदर लेंगे तो तरल पदार्थ आप सब लोग जानते हो, तरल पदार्थ को खाया नहीं जाता, उसको पिया जाता है। तो पीने से आप समझ सकते हो पिनोसाइटोसिस। और यहाँ पर फिर अगला सवाल पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ को तो पी नहीं सकते हैं, उसको तो खा ही सकते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन दीजिए, ए बी सी डी। जवाब दीजिए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है फेगोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं ये दोनों ही क्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है, ऑप्शन सी वाला। तो एंडोसाइटोसिस को दो भागों में विभाजित किया गया है,
साइटोसिस की अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी भी पदार्थ का, चाहे वो तरल हो, ठोस हो, अर्धठोस हो, किसी भी पदार्थ का अपने अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। फिर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब ठोस पदार्थ लेगी तो फेगोसाइटोसिस, और जब तरल पदार्थ लेगी तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है? मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी वसा। बताइए जल्दी से, मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसका पाचन करती है? या वैसे पाचन तो वो और भी तत्व का करती है, लेकिन उसका जो मुख्य काम होता है वो किसका पाचन करना होता है, ये बताना है आपको। स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। जिसने स्टार्च जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में जो स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है वो मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख के अंदर क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। लार को इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है, और इसके अंदर टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपको आंसर देना है कि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले मुख में क्या पचना चालू हो जाती है? स्टार्च पचना चालू हो जाती है। तो ये इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए बेंजरिक, ऑप्शन बी है विजमैन, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन डी है बोवेरी। बताइए जल्दी से, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बेंजरिक, विजमैन, ल्यूवेनहॉक या बोवेरी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसने जवाब दिया है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1875 में। 1875 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में इन्होंने सन 1880 के समथिंग इन्होंने इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी वो इन्होंने 1675 में की थी। कब की थी? 1675 में की थी, क्योंकि 1665 में तो जीवित कोशिका की खोज हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और फिर उसके बाद में 1675 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी, और फिर 1683 में इन्होंने जीवाणु की खोज करी थी, 1683 में। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है वहां पर। अगला सवाल देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर लेना कहलाता है। बता चुका हूं मैं आपको पहले, जवाब दीजिए, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या कोई नहीं। किसी भी पदार्थ को वो अंदर ले रही है तो क्या कहलाएगा? जिसने जवाब दिया है एंडोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। एंडोसाइटोसिस में तरल, ठोस, द्रव कोई सा भी हो सकता है। पिनोसाइटोसिस में सिर्फ तरल होगा, और फेगोसाइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ ठोस होगा। अगला सवाल देखिए, लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन है। बताइए जल्दी से, लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, बताइए जल्दी से, इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। जिसने जवाब दिया है इंसुलिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बता दीजिए कहाँ पर होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। लैंगरहैंस द्वीप समूह जो पाए जाते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं, और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ही इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस द्वीप समूह के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा हृदय, और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा रक्त। बताइए जल्दी से, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? लीवर, फेफड़ा, हृदय या रक्त?
जिसने लीवर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है लीवर, बिल्कुल सही जवाब है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके द्वारा होता है? मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? ग्लूकोज होती है या शर्करा होती है, उसका उपापचय या पाचन समझ सकते हो आप, या अपघटन भी समझ सकते हो। अपघटन तो नहीं होगा, पाचन कह सकते हो आप उसको। किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन द्वारा। बताइए कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके द्वारा होगा? इंसुलिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या कार्बन द्वारा? जिसने जवाब दिया है इंसुलिन द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होती है? एक प्रकार की ग्लूकोज शर्करा होती है और उसको पचाने या पाचन करने का कार्य क्या करता है? इंसुलिन करता है। तभी तो जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस समय रक्त में शरीर के रक्त में क्या हो जाता है? शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और उस कंडीशन में उसको इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं क्योंकि वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण है। ऑप्शन ए संयोजी उत्तकों का ज़्यादा होना, ऑप्शन बी वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, ऑप्शन सी है हमारा रक्त का ज़्यादा होना और ऑप्शन डी है अस्थि का ज़्यादा होना। तो बताइए जल्दी से, एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का क्या कारण होगा? संयोजी उत्तकों का ज़्यादा होना, वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, रक्त का ज़्यादा होना या अस्थि का ज़्यादा होना? ABCD, सिर्फ ABCD लिख दीजिए। जिसने जवाब दिया है वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, बिल्कुल सही जवाब है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण क्या होता है? वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना। वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना क्या कहलाता है? किससे क्या हो जाता है? उससे मनुष्य मोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल से पहले बता दूं आपको, अभी तो क्वेश्चंस और पड़े हैं बहुत सारे, आज ज़्यादा है क्वेश्चंस। तो न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में 4 क्लासेस चलती हैं। 2 सीरीज चलती है, ओल्ड पेपर सीरीज जिसमें एक जेट का सॉल्व करवाया जाता है और उसमें जेट ICR का सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है हमारा उसमें BHU PAT और CGPAT का करवाया जाता है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पर डेली क्लासेस लगती है। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो स्टूडेंट से, डेली यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, बिल्कुल छुट्टी नहीं होती है। एक बार तकनीकी समस्या हो गई थी तो एक समय क्लास नहीं लगी थी, वरना कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है। लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है अस्थियों को, उत्तकों को, कोशिका को या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जो लिगामेंट होता है वो क्या काम करता है? अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है, उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है, कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है या कोई नहीं? लिगामेंट एक संरचना है, क्या जोड़ती है? बताइए जल्दी से, अस्थि, उत्तक, कोशिका। जिसने जवाब दिया है अस्थियां, बिल्कुल सही जवाब है। सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब सही जवाब देते हैं, कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं, तो अब तो बहुत कुछ सीख गए आप सबका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिए। लिगामेंट एक संरचना है जो क्या जोड़ती है? अस्थियों को जोड़ती है। तो ध्यान रखना, लिगामेंट संरचना क्या करती है? अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट करती है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थियोफ्रेस्टस के अनुसार वनस्पति होती है। बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। थियोफ्रेस्टस के अनुसार वनस्पति होती है। ऑप्शन ए शाक, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी वृक्ष और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, थियोफ्रेस्टस के अनुसार A, B, C या D? शाक, झाड़ी, वृक्ष। जिसने जवाब दिया है डी वाला, उपयुक्त सभी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? थियोफ्रेस्टस ने हमारी वनस्पति को 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला था शाक, दूसरा था झाड़ी और तीसरा था वृक्ष। तो जो थियोफ्रेस्टस है उनके अनुसार कितने भागों में विभाजित है वनस्पति? 3 भागों में विभाजित है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। अगला सवाल है हमारा, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी और ऑप्शन डी टेरिडोलॉजी। बताइए जल्दी से, कवकों का अध्ययन किस में करेंगे हम?
कवकों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, जल्दी से बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है माइकोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। जो कवकों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, पादप विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पादप विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है केवल आरएनए, केवल डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए या कोई नहीं? बताइए जल्दी से। पादप विषाणु, यहाँ पर पादपों में पाए जाने वाले विषाणु की बात हो रही है, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है केवल आरएनए, बिल्कुल सही जवाब है। जो पादप में विषाणु होता है, पादप का जो विषाणु होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केवल आरएनए होता है। उसमें जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही होता है, ध्यान रखना। और जो सबसे पहला वायरस खोजा गया था वो था टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। कौन सा था? टोबैको मोजेक वायरस था, जिसको किसमें खोजा था? तंबाकू में खोजा था। तंबाकू में विशेष प्रकार की पत्तियों की संरचना हो गई थी, फिर वैज्ञानिक ने उसमें अध्ययन किया और क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या किया, विषाणु को खोजा था, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन मैं भूल गया बताना। अब पादपों का जो पूछा था आपसे न्यूक्लिक अम्ल, तो वो तो होगा विषाणु। अगर जंतुओं का पूछ लिया आपसे, तो जंतुओं का आपको ध्यान रखना है डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो जंतुओं में जो विषाणु पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, 1 से 2%, उसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए भी पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, पादप में तो हमेशा जो न्यूक्लिक अम्ल होगा पादप विषाणु में वो हमेशा आरएनए ही होगा, ठीक है। और जंतु में 90% तो पाया जाएगा डीएनए, और कभी कभी किसी अवस्था में आरएनए भी पाया जाएगा, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले पादप विषाणु का एक उदाहरण लिखिए, तो टीएमवी लिख देना, तंबाकू मोजेक वायरस या टोबैको मोजेक वायरस। अगर आपसे पूछ ले कि जंतु वायरस का एक उदाहरण लिख लिए, तो इन्फ्लुएंजा वायरस लिख देना, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? जंतु वायरस का एक एग्जाम्पल है। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक अम्ल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जीवाणुभोजी, जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, तो इंग्लिश में वहाँ पर ऐसा बैक्टीरियोफेज भी लिखा हुआ आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। का न्यूक्लिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए केवल आरएनए, ऑप्शन बी केवल डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए प्लस डीएनए, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जीवाणुभोजी का न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा? डीएनए आरएनए दोनों ही, या कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है जीवाणुभोजी का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डीएनए के नाम से जाना जाता है, या डीएनए ही होता है। और जो जीवाणुभोजी होते हैं वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? जीवाणुभोजी मुख्य रूप से जीवाणु पर निर्भर रहते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जीवाणु का भोजी, तो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला जीवाणुभोजी कहलाएगा। और गंगा जल में भी जीवाणुभोजी पाए जाते हैं, इसीलिए गंगा जल क्या होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगला सवाल है हमारा, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? बताना है आपको, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? ऑप्शन ए साबिन, ऑप्शन बी बेंजरिक, ऑप्शन सी बेंथम, और ऑप्शन डी हुकर। बताइए जल्दी से, पोलियो का टीका किसने तैयार किया था? साबिन, बेंजरिक, बेंथम या हुकर? ABCD, सिर्फ ABCD लिख दीजिए, बस इतने में ही काम हो जाएगा। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला साबिन, बिल्कुल सही जवाब है। पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? साबिन नामक साइंटिस्ट ने। जो साबिन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने पोलियो का टीका तैयार किया था। अब पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, आप जानते हो पोलियो मुक्त हो चुका है भारत लगभग 98% तक। अगला सवाल है हमारा, जीवाणु के आकार को मापा जाता है। अब जीवाणु के आकार को मापा जाता है, ऑप्शन ध्यान से देखना। ऑप्शन ए है माइक्रोन, ऑप्शन बी है मर्फी, ऑप्शन सी न्यूरो, और ऑप्शन डी है मर्केली। बताइए जल्दी से, जीवाणु के आकार को मापा जाता है, माइक्रोन, मर्फी, न्यूरो या मर्केली? A, B या C, D? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है जीवाणु के आकार को माइक्रोन से मापा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु के आकार को मापने की इकाई क्या होती है? माइक्रोन होती है। जरूरी नहीं है कि माइक्रोन से सिर्फ जीवाणु ही मापा जाएगा, लेकिन अगर जीवाणु को मापने की बात होगी तो माइक्रोन से मापा जाएगा, और माइक्रोन से और भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना।
और इसके बारे में और चीज़ें बता दूं मैं आपको माइक्रोन के बारे में। देखिए जो 1 माइक्रोन होता है वो होता है 1/1000वें भाग के बराबर। 1 माइक्रोन होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछ ले तो 1 माइक्रोन होता है 10,000 सेंटीमीटर के बराबर, यानी सेंटीमीटर का 10,000वां भाग। सेंटीमीटर का 10,000वां भाग क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर का 10,000वां भाग कहलाएगा माइक्रोन। और मिलीमीटर का 10,000वां भाग क्या कहलाएगा? मिलीमीटर का 10,000वां भाग कहलाएगा माइक्रोन। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछेगा वो आपसे, समझ गए। और सामान्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य जीवाणु का आकार कितना होता है या लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है सामान्य जीवाणु की लंबाई तो 2 से 10 माइक्रोन होती है। और अगर उसकी आपसे अगर वो चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई आपको 0.2 करनी है। तो ध्यान रखना, लंबाई तो 2 से 10 और चौड़ाई 0.2 माइक्रोन। ये सवाल पूछे गए हैं पीछे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अगला सवाल है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, बताना है आपको। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी काइटिन। बताइए जल्दी से, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जिसने जवाब दिया है काइटिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन डी वाला। अब देखिए क्या होता है, जीवाणु जो होता है एक सरलतम जीव होता है, आप सब लोग जानते हो, एक कोशिकीय जीव होता है। और क्या होता है, ये लाभदायक और हानिकारक दोनों ही होते हैं। जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा लक्षण जीवाणु का नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सारे। कौन सा लक्षण जीवाणु का नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, बिल्कुल सही जवाब है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तीसरा, यह परजीवी या मृतजीवी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, परजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही लक्षण किसके हैं? जीवाणु के। तो ध्यान रखना, एक कोशिकीय अस्पष्ट केंद्रक वाले परजीवी या मृतजीवी जीव क्या कहलाएंगे? जीवाणु कहलाएंगे। एक कोशिकीय स्पष्ट केंद्रक के अभाव वाले परजीवी व मृतजीवी जीव क्या कहलाएंगे? जीवाणु कहलाएंगे। ध्यान रखना, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है वहां पर। अगला सवाल है हमारा, जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी मोनेरा और ऑप्शन डी प्लांटी। बताइए जल्दी से, एक कोशिकीय जीव जो कहाँ पर रहते हैं? जल में रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं और जल में रहते हैं, क्या कहलाते हैं वो बताइए जल्दी से। जिसने बी जवाब दिया है प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही जवाब है। जो जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये बिल्कुल सुकेंद्रीय होते हैं, मतलब सुकेंद्रीय मतलब केंद्र किसमें स्पष्ट पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ भी लगभग इसी के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटोजोआ भी इसमें ही आते हैं, शैवाल होते हैं, सुकेंद्रक पाया जाता है, केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे प्रोटिस्टा में। ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, साइट्रिक अम्ल निर्माण उद्योग में साइट्रिक अम्ल किसकी सहायता से बनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। साइट्रिक अम्ल जानते हो आप, वैसे अगर साइट्रिक अम्ल आपसे पूछ लिया जाए कहाँ किस में होता है, तो नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि साइट्रिक अम्ल निर्माण उद्योग में साइट्रिक अम्ल किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो बताना है आपको। ऑप्शन ए साइट्रिक फल से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु से और ऑप्शन डी वायरस से। बताइए जल्दी से, साइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाएगा? फैक्ट्री के अंदर साइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाएगा? साइट्रिक फल से, कवक से, जीवाणु से या वायरस से? जिसने जवाब दिया है साइट्रिक फल गलत है, लेकिन जिसने जीवाणु जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, साइट्रिक अम्ल निर्माण फैक्ट्री में जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? जीवाणुओं से बनाया जाता है। जीवाणु उस रसायन में विशेष प्रकार की ग्रोथ उत्पन्न करते हैं और कुछ समय बाद उस रसायन को किस में परिवर्तित कर देते हैं? साइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बनाया जाता है? साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। और जो साइट्रिक अम्ल होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा ही बनाया जाता है, सबके द्वारा नहीं बनाया जाता। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वहाँ पर एग्जाम में।
अगला सवाल है हमारा, भोजन में विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फूड पॉइजनिंग से सवाल है। फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाती है हमें? ऑप्शन ए कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीव से या जीवाणु से, जीवाणु होते हैं ये सारे। ऑप्शन बी कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। ऑप्शन सी है सोल्मोनेमा टाइफोसा से। और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, सोल्मोनेला टाइफोसा, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम या कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी? जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने जवाब बी दिया है कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम बिल्कुल सही जवाब है। भोजन में विषाणु या भोजन में विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो हो जाती है कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से। जो कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु होते हैं वो क्या कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग उत्पन्न कर देते हैं। जब खाना हमारा बहुत दिनों तक पड़ा रहता है तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, कल जो केमिस्ट्री की क्लास है समझ लीजिए, कल जो जेट और बीएचयू की क्लास लगेगी वो लगेगी 5 बजे और 6 बजे। ध्यान रखना, 5 बजे जेट की और 6 बजे बीएचयू की। 5 बजे जेट की लगेगी और 6 बजे बीएचयू की लगेगी। टाइमिंग चेंज कर दिया है मैंने। अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटा जीव जिसमें एक कोशिका होती है और यह मिट्टी और पानी में पाया जाता है, बताना है आपको। सबसे छोटा जीव जिसमें एक कोशिका होती है और यह मिट्टी और पानी दोनों में ही पाया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एस्केरिस, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी माइट और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? सबसे छोटा अकोशिकीय जीव होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा होता है। तो ध्यान रखना, जो अमीबा होता है हमारा वो एक कोशिकीय छोटा जीव होता है, मिट्टी में भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। ठीक है, बहुत साउंड पॉल्यूशन है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सबसे छोटा जीव जिसमें एक कोशिका होती है क्या होगा? अमीबा। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या होता है? अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। कूटपाद के द्वारा गमन करता है और कूटपाद होते हैं लोबोपोडिया टाइप के। कूटपाद लोबोपोडिया टाइप के होते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, मनुष्य रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी वाली अवस्था क्या कहलाएगी? देखिए ध्यान से सुनिए, मनुष्य के रुधिर में यानी कि खून में और उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी वाली अवस्था क्या कहलाएगी? यानी कि मनुष्य के खून में और जो उत्तक हैं, कोशिकाओं का समूह जो उत्तक हैं, उसमें क्या हो गए हैं? ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब वो अवस्था क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए एनोक्सी, ऑप्शन बी प्रोक्सिक, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी डिप्थीरिया। बताइए जल्दी से, एनोक्सी, प्रोक्सिक, एनीमिया या डिप्थीरिया? ए बी सी या डी? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से, जिसने सी जवाब दिया है, सी नहीं होगा इसका जवाब। सी का भी बताएंगे अभी क्या होता है सी। जिसने ए जवाब दिया है एनोक्सी, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। तो मनुष्य रुधिर और उत्तक में ऑक्सीजन की कमी वाली अवस्था क्या कहलाएगी? एनोक्सी कहलाएगी। ध्यान रखना। अब देखो एनीमिया क्या होता है। एनीमिया और एनोक्सी किस प्रकार से अलग हैं? एनीमिया का मतलब तो होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। एनीमिया का मतलब क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हो रहा है खून तो है लेकिन खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो अवस्था कहलाएगी एनोक्सी। ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है बहुत जल्द आने वाला है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर जाना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलेंगे कल ठीक शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।